नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है। जिस तरह महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मूली है, जो 2 इंजन की सरकार अब 3 इंजन की हो गई है, ऐसे में जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातों को कहा था और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलब्रत अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनमानस में चर्चा है, वीडियो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत। फिर जनता ये भी पूछ रही है, जब 70,000 करोड़ का आरोप आप लगा रहे हैं तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख लोगों को मंत्री कैसे बना दिया? ये जनता सवाल पूछ रही है। और जनता ये भी बोल रही है कि आपने छगन भुजबल को मंत्री बनाया, जो कि जेल में रह के आई कई महीनों तक के। अजित पवार पे मनमानी दाग लगे थे, उनको मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, पहले भी बनाया था। और अनिल देशमुख को और नवाब मलिक को, इनको भी बना देना चाहिए, क्योंकि अनिल देशमुख भी जेल में रह के आए, नवाब मलिक अभी तक जेल में पड़े हैं, उनको भी बाहर लाके मंत्री बना देना चाहिए। ऐसी जनता में मांग है। और जनता ये भी बोल रही है कि इन लोगों को मंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी की छवि महाराष्ट्र में बद से बदतर हो रही है। ऐसा हाईकमान को सोचना चाहिए। सर, पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक वॉशिंग मशीन है जो जिनके कुछ दाग लगे हैं वो दाग साफ हो जाते हैं, जिन पे कुछ ईडी की जो कार्रवाई होती है वो भी माफ़ हो जाती है। तो क्या आपको लगता है जो बाकी जो नवाब मलिक है उनके भी जो है जुल्म माफ़ हो जाएंगे क्या? सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल केंद्र सरकार का है। सरकार जो भी रहेगी उसमें जो भी शामिल होगा ना, उसका दाग तो मिट ही जाएंगे ना। सरकार में शामिल होते ही पूरा दाग मिट जाते हैं, वो क्लीन हो जाता है। सवाल भाजपा का नहीं है, कोई भी पार्टी की सरकार रहेगी ना, जो भी नेता भ्रष्टाचारी नेता जो भी इसमें शामिल होगा वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता, वो शिष्टाचारी कहलाता है। तो जैसे कि जो बिजली का मीटर है कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है, लोगों का कहना है, इसके विरुद्ध में जो शिवसेना और कांग्रेस ने भी मोर्चा निकाला था और आपने भी कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो क्या बोलेंगे, मीटर घूम रहा है तो क्या बोलेंगे, बाकी जगह से महाराष्ट्र में जो बिल आ रहा है वो भी ज़्यादा आ रहा है? जनता कह रही है कि महाराष्ट्र में स्पेशल मीटर लगे हुए हैं तो बहुत तेज घूमते हैं। मीटर भी इनके घूमने वाले मीटर बता रहे लोग, और रीडिंग करने वाले भी ये लोग आते हैं, इनके आदमी आते हैं। तो एक तोलने का अधिकार जनता का होता है, नाप तोल के। जैसे पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है कि आप नापिए, वहाँ लिखा रहता है कि 1 किलो का 5 लीटर का आप नापिए। तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि हमने बिजली कितनी खपत की, इसका हमको सही जानकारी होना चाहिए। तो एक प्राइवेट आदमी से भी इनको देखना चाहिए, जांच कराना चाहिए। जनता को अधिकार दे दो सरकार, तुम प्राइवेट रीडिंग वाले से देख लो तुम्हारी रीडिंग कितनी खप रही है, कितना क्या हो रहा है, मीटर की स्पीड क्या होना चाहिए और क्या है, ये सबका अधिकार जनता को होना चाहिए। ताकि अब देखो दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक ये फ्री बिजली और सस्ती बिजली के चक्कर में इनकी सरकार बन गई, और महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। बिजली के मुद्दे पे इनकी सरकार जाने वाली है। ये एनडीए को, बीजेपी को सोच लेना चाहिए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार जाएगी और निश्चित जाएगी और बिजली के मुद्दे पे जाएगी। अब बिजली को सस्ता कीजिए। अब मेरे एक दोस्त का कल फोन आया, भैया बोले हमारे 2 घरों में 32,000 का बिल आया। अरे जल्दी 32,000 का तुम बिजली बिल भरतोगे 2 भाइयों के घर में, तो क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या बच्चों को पढ़ाओगे? ये अत्याचार बंद करो। भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ, बिजली रूपी अत्याचार जुल्म बंद करो, बिजली का बिल सस्ता करो, कम चलने वाला बराबर चलने वाला मीटर लगाओ, ये घूमने वाला मीटर मत लगाओ। मेरी शासन से अपील है। जनता में त्राही हो रही है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है बेहद शर्मसार है और सोशल मीडिया भी इसे निषेध किया गया है। इतना ही नहीं, राजनेता ने भी इसका निषेध किया हुआ है, खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने इनका निषेध किया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये हिंसा को अगर आप नहीं इसको रोक सकते तो हम इसको रोकेंगे। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रधानमंत्री घोषित साबित हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ऐसा लगता है असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री को कड़क होना चाहिए। मेरी निजी राय है
कि देश में 2 प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक आंतरिक प्रधानमंत्री, एक बाहरी प्रधानमंत्री। आंतरिक प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और मोदी जी बाहर के लिए ठीक है। मैं देखा 2-2, 4-4 करोड़ के देश हैं, उनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, जबकि भारत 135 करोड़ का देश है। भारत में एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राष्ट्रपति है। तो और कमज़ोर प्रधानमंत्री है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस सरकारों ने मैंने देखा हर साल कोई ना कोई सरकार को धारा 356 में बर्खास्त करते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल हो गए, एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। इतने जुल्म हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, केरल में, राजस्थान में, कई राज्यों में इतने जुल्म हो रहे हैं। दिल्ली में देखा मैंने हजारों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के आ गए, कुछ नहीं किया है। आंदोलन हुआ, किसानों का हुआ, दूसरे आंदोलन हुए, कोई प्रधानमंत्री ने ठोस निर्णय नहीं लिया। मेरी राय है योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और मोदी जी बाहरी प्रधानमंत्री हैं। 2 प्रधानमंत्री की देश को जरूरत है। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जो शरणाधीश हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते तो हम करेंगे, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का क्षेत्र अलग अलग होता है, तो दोनों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मणिपुर की चिंता है हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश को, तो केरल की, पश्चिम बंगाल की, राजस्थान की, कर्नाटक की, इनकी भी चिंता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कई दशकों से नरसंहार हो रहा है, केरल में हो रहा है, वहाँ की चिंता भी होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश महोदय को, सिर्फ मणिपुर की चिंता नहीं होना चाहिए। और मेरी अपील है कि न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग होती है, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जैसे केंद्र सरकार में जो गैर बासमती चावल है इसके निर्यात पे प्रतिबंध लगाया सर, इसका परिणाम क्या हो सकता है सर? इसके 2 पहलू हैं। कोई भी वस्तु पे का निर्यात पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्यात करने से विदेशी मुद्रा मिलती है, विदेशी मुद्रा का भंडार आता है भारत में। और आयात नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ पे। मैं देखता हूँ साला कोई भी चीज़ आयात होती है, फर्नीचर आयात होता है, मशीनरी चीज़ आयात होती है। यानी हमारा देश 135 करोड़ का देश है, उसमें 270 हाथ होते हैं। उन हाथों से काम नहीं होता क्या? हमारे देश के लोगों के हाथों को तो पंगु बना दिया, मुफ्त दे के, मुफ्त खिला के कमज़ोर बना दिया हमारे हाथों को, और विदेशों से आयात करते हैं। यहाँ भारत में निर्मित होना चाहिए कोई भी चीज़ें, और विदेशों से कोई भी चीज़ आयात नहीं होना चाहिए और निर्यात होना चाहिए। निर्यात होगी तो विदेशी मुद्रा आएगी, डॉलर आएगा। लेकिन जो निर्यात प्रतिबंध लगाया भारत सरकार ने, ये उचित भी था, क्योंकि अरवा धान क्या किया लोगों ने, जमाखोरों ने दबा दिया, गायब कर दिया बाजार से। इसके कारण जो अरवा चावल होता है जिसको भारत की जनता खाती है, वो चावल बहुत महंगा होते जा रहा है। वो सही कदम है सरकार का। उष्णा चावल में प्रतिबंध नहीं है। अरवा चावल जो होता है, मैं देखता हूँ PDF जो चावल आता है सरकार का, वो व्यापारी लोग, भ्रष्ट व्यापारी लोग PDF चावल को खाली कर लेते हैं, उसको पालिश कर देते हैं और वो अपना सरकार को वापस दे देते हैं और विदेश चले जाता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया है, भ्रष्टाचारी रोकने के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध स्वागत योग्य है। उष्णा चावल पे नहीं है और जो गैर बासमती चावल है उस पर भी नहीं है। सिर्फ जो है धान रोके लोगों ने उसके लिए लगाया है, ताकि धान बाजार में आवे और यहाँ भारत में चावल सस्ता मिले, लोगों को सस्ता चावल मिले, इसके लिए लगाया है। से एक अजीब सा कदम उठाने के लिए राज्य सरकार जा रही है कि जहाँ पे जो रिटायर्ड हो गए शिक्षक, उनको फिर से वो टीचरशिप की जॉब दे रहे हैं और 20,000 रुपये तनख्वाह में। जो बेरोजगार तरुण है, जो जिनको लगना चाहिए, वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। सर क्या बोलेंगे इस बारे में? ये सब गलत है। जो एक बार रिटायर हो चुका है उसके परमानेंट रिटायरमेंट होना चाहिए, दोबारा से काम पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देश में बेरोजगार शिक्षक बहुत है। उन्हें मौका दीजिए, उन्हें शिक्षक बनाइए। अब मैं कई स्कूलों में देखता हूँ, कई मास्टरों से पूछता हूँ भाई तुमको पेमेंट कितना मिलता है? कोई बोलते 5,000, 6,000, 4,000, 3,000। ये क्या है? ये कोई 5,000 में अपना घर पाल सकते हैं कि शिक्षिका है? उनको वेतन देना, ढंग से वेतन दीजिए उनको, कम से कम 20,000 तो वेतन उनको दीजिए। और तुम्हारे जो नए लोग हैं उनको मौका दीजिए, शिक्षित लोगों को। ये क्या है, जो रिटायर हो गए, जो कमा के बैठे, खाई पे बैठे, उनको दोबारा काम दे दो। ये गलत नीति है, इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पर तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।